हरे हरे गोबर अंगन लिपायो, गजमुतियन को चौक पुरायो। जब कोई पवित्र काम करना हो, चौक देवताओं को बुलाने का आह्वान करना हो, तो पहले घर को गाय का ताज़ा गोबर निकाल के लाओ और ताज़ा गोबर निकाल करके उससे घर को लीपो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, एक आप ये बताएं कि जब जब लोक आख्यानों में या किन्हीं और धार्मिक इतिहास ग्रंथों में या बाकी चीज़ों में गाय का बहुत जिक्र आता है, और हमारे यहाँ पर जो सनातन परिवार हैं उनके यहाँ पर भी उनकी दिनचर्या में गाय शामिल रहती है। उसके लिए भोजन निकालना हो, उसके पाँवों को छूना हो। तो आप ये बताएं कि गाय का हमारे यहाँ पर जैसे माँ के रूप में स्थान है, तो फिर वो कैसे आप उसकी व्याख्या करते हैं, कैसे उसको समझाएंगे कि हमारे लिए क्या अहमियत गाय की उस तरह से बनती है? गाय का वर्णन वेद से ही शुरू हो जाता है। वैदिक आर्य जो थे वो खेतीहार थे और देशों में हंटर लोग थे। शिकार मार लाते थे, अग्नि में भून लेते थे और उसको खा लेते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि खेती कैसे की जाती है, क्या होती है। सबसे पहले खेती करने वाले लोग जो थे आर्य लोग थे, उन्होंने खेती पैदा की और इस बात को सबसे बड़े मटेरियलिस्ट भौतिकवादी आदमी ने माना है, स्वीकार किया है, बड़े ठोस रूप में स्वीकार किया है। वो है मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने शुरू किया है कि सिविलाइजेशन उस दिन स्टार्ट हुई जिस दिन आदमी ने एग्रीकल्चर करके और ग्रस्त बना करके रहना शुरू किया। हंटिंग स्टेज में कोई ग्रस्त नहीं थी, कोई परिवार नहीं थे, शिकार मार लाते थे, घूमते रहते थे। जब आदमी ने एग्रीकल्चर शुरू की तो उसने फैमिली बनाई, होली फैमिली, और होली फैमिली में आदमी ने ग्रस्त बना करके शुरू जब काम किया तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो थी वो थे बैल। बैल के बिना हल चल ही नहीं सकता। तो आजकल ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन आजकल भी गाँवों के अंदर बैल से ही खेती होती है। तो सारी जीवन का दारोमदार, सारी खेती का दारोमदार गोवंश पर ही होता था। इस सिविलाइजेशन का आधार हमारे यहाँ बैल ही रहा है। बैल के बिना खेती हो ही नहीं सकती। तो आर्यों ने बैल को ये माना कि हमारा सर्वाइवल का जो है, और इसी तरह उन्होंने कहा कि गाय जो दूध देने वाली है, भैंस उस वक्त थी नहीं, भैंस तो बाद में यूनान से आई, इजिप्ट से आई। गाय का दूध जो है वो हमें शक्ति देने वाली चीज़, क्योंकि बकरी का दूध बहुत छोटा होता है। बकरी भी अरब से, ईरान से आई, बकरी नहीं पालते थे हमारे आदमी। तो इस तरह से गाय के ऊपर सारा जीवन निर्भर करता था। इसलिए गाय को सबसे ज़्यादा पवित्र हमारे यहाँ कि ये टोटम है। टोटम माने पवित्र देवता, जो हमारे जीवन को चला रहा है, हमारी ज़िंदगी सारी इस पर निर्भर करती है। तो वेद ने गाय को कहा है कि गाय जो है ये सभी, जितना भी हमारा सिविलाइजेशन है उस सब की जननी है गाय। अगर बैल ना हो, खेती ना हो, तो सब पहले की तरह हंटिंग स्टेज में चले जाएंगे। और हंटर लोग कभी मकान बना कर नहीं रहे, फैमिली बना कर नहीं रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये पड़ता था कि हमने खेत में गेहूँ बोया तो उसको संभाल करके रखना है। तो अगर हम सेटल्ड नहीं हैं, एक जगह कहीं पर स्थिर नहीं हैं और घूमते फिर रहे हैं, तो गेहूँ लिए हुए थोड़ी घूमेंगे गेहूँ। तो इस खेती करने के बाद ही आदमी ने परिवार बनाना शुरू किया, क्योंकि संग्रह को सुरक्षित रखना था। और वो सारी चीज़ें खेती से ऐसी पैदा होती थीं जो सुरक्षित रखी जा सकती थीं। हंटिंग स्टेज में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी। अगर बैल का शिकार मार लाए तो जितना भून के खा लिया, बाकी अगले दिन वो बदबू आ जाती थी उसमें। तो अपनी सारी जो चीज़ें थी उनको सुरक्षित रखने के लिए फैमिली बना करके रहना ज़रूरी था।
उस फैमिली के डिवीज़न भी अलग अलग सारे किए थे। और उस सारी चीज़ का आधार हमारे यहाँ बैल था, गाय था। इसलिए एक बार हमने बताया भी था इस बारे में कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी थी, ट्रेड फेयर लगा था, एग्रीकल्चर ट्रेड फेयर। उसमें बहुत सुंदर स्टॉल जो था रूस का था। तो उन्होंने जो गेट बनाया था, मेन गेट, उसमें बहुत बड़ा बैल एक खड़ा है और उस बैल के सींग पर ग्लोब रखा हुआ है और वो ग्लोब घूम रहा है। हम जब बच्चों को यहाँ से वो एग्जीबिशन दिखाने ले गए तो हमने बच्चों को कहा कि देखो, रूस तो अपने आप को बड़ा प्रगति और वैज्ञानिक देश मानता है और रूस भी इस बात को मानता है हमारी को कि सारी भूमि जो है, धरती, ये बैल के सींग पर घूम रही है। तो हमारे बच्चे जो थे यूनिवर्सिटी को, उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा, कहते जी रूस भी इस बात को मानता है। मैंने कहा देख लो। तो जब उनका आश्चर्य सारा एक हुआ तो फिर उनको वहाँ ले गए, जो मैनेजर था उस एग्जीबिशन का बहुत बड़ा, जाके बात हुई। हमने कहा जी हमारे बच्चे जो हैं वो इस बात को मानते हैं, देखते हैं कि सारी पृथ्वी जो है बैल के सींग पर है, पुराणों में लिखा हुआ है। और मैंने कहा आप भी, रूस भी की आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि ग्लोब जो है ये बैल के सिर पर घूम रहा है। तो हंसने लगा, हंस के कहने लगा, एक्सप्लेन करने लगा कि आदमी लोहे के बिना भी रह सकता है, आदमी ईंधन के बिना भी, तेल के बिना भी रह सकता है, मोमबत्ती जला ले, कुछ और जला ले, लेकिन आदमी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फूड के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता, फूड तो चाहिए आदमी को। तो फूड का सोर्स हमारे पास एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ही बेस आदमी की सिविलाइजेशन का, और एग्रीकल्चर ही बेस है आदमी की सर्वाइवल का। इनका सबका बेस एग्रीकल्चर है। तो हमने कहा ठीक है जी, ये तो हम भी मानते हैं। और हमारे तो वेदों में यही खेत की भी पूजा करने, जिस दिन खेत बोने जाते थे तो पहले खेत की पूजा करने जाती थीं औरतें, और वो औरतें जाती थीं, वो सुहागन होती थीं जिनके संतान उत्पन्न हो। तो ये तो हमारे यहाँ मन के खेती को इस तरह पूजा जाता है। लेकिन आपने बैल जो दिखे थे, उन्होंने कहा हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। हम इतना लंबा बनाने के लिए एक सारा के एग्रीकल्चर से सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुई, और एग्रीकल्चर जब तक नहीं थी, सिविलाइज आदमी नहीं था, और सिविलाइजेशन का आधार ही एग्रीकल्चर है। तो कहते ये सारी बातें बचाने के लिए हमने सिंबल बनाया, द होल वर्ल्ड एंड द होल सिविलाइजेशन इज़ रिवॉल्विंग राइंड एग्रीकल्चर। और कहते एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं सारी हमारी मशीनों में भी काम आती हैं। कि जैसे कपास है, तो कहते हैं इंग्लैंड वहाँ से, यूनान से जब लोग हिंदुस्तान में आए सिकंदर के साथ, तो वहाँ यूनान में तो भेड़ें पैदा होती थीं, भेड़ के वे ऊन बनाए और उसका कपड़ा पहन लिया। तो उन्होंने जाके कहा कि इंडिया के लोग कपड़ा भी, अपने जो वस्त्र हैं वो भी खेत में पैदा करते हैं। अजीब देश है हिंदुस्तान, यहाँ पर क्लोथ्स जो हैं आदमियों की वो भी खेत में पैदा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के एडवांस होने की वजह से इंडिया का माल वहाँ तक जाता था। इंडिया सारी दुनिया का माल अपनी तरफ खींचता था, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर बड़ी एडवांस थी। तो इसलिए हम ये दिखाने के लिए कि एग्रीकल्चर ही बेस है सारी सर्वाइवल का, और एग्रीकल्चर ही बेस है हमारी सिविलाइजेशन का। क्योंकि जब फैमिली बनी तो एथिकल नॉर्म भी बने, फैमिली को एक दूसरे से मिलाने के लिए सोसाइटी भी बनी, और सोसाइटी प्रोग्रेस बनी। तो सारी चीज़ें जो थे वो इसी से बनी, हमारे एग्रीकल्चर से। तो हमने उसका सिंबल बना लिया। हम वो ये नहीं मानते कि कोई बैल नीचे खड़ा है। अगर बैल नीचे खड़ा है तो किस चीज़ पे खड़ा है? आप कहोगे वहाँ ज़मीन पे, तो वो ज़मीन किस चीज़ पे, वो अब तो कहते हम उस तरह नहीं मानते, हमने सिम्बॉलिक माना। तो फिर हमने कहा जी सिम्बॉलिक माना आपने, तो ट्रैक्टर मानने चाहिए था। आप तो प्रगतिवादी देश हैं, आपको तो ट्रैक्टर यहाँ रखना चाहिए था, ट्रैक्टर पर। उन्होंने कहा नहीं, आप तो फिलॉसफी के आदमी हैं। सिंबल जो बनाई जाती हैं वो होती हैं जो ह्यूमन इमोशंस से जुड़ी हुई हो।
अभी तक ट्रैक्टर के साथ आदमी इमोशनली नहीं जुड़ा है। कहते हमारे यहाँ इतनी मशीनें हैं और इतना एडवांस देश है, लेकिन हम अपना जो सिंबल रखते हैं वो हंसिया और हथौड़ा ही रखते हैं, क्योंकि हंसिया और हथौड़े से आदमी की इमोशंस जुड़े हुए हैं। कहते सिंबल फॉर्मेशन जब ही होता है, कहते हैं आपने फिलॉसफी में पढ़ाया भी होगा कि सिंबल फॉर्मेशन तो उनसे होता है जिनके साथ हमारा इमोशनली लगाव हो। तो कहते अभी आदमी का इमोशनली लगाव बैल के ही साथ है। एग्रीकल्चर का सिंबल बैल ही है अभी। जब आदमी का इमोशन चेंज हो जाएंगे, ट्रैक्टर से इमोशनली जुड़ जाएंगे आदमी, तो हम ट्रैक्टर पर घुमा देंगे उसको। तो हमारे यहाँ सारा जो संस्कृति है हमारी, जो इन्होंने बताया, इसका वेद में बहुत ज़्यादा विस्तार से वर्णन है। सारी एग्रीकल्चर का जो आधार है और हमारे जीवन का आधार है, अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो माँ है वो तो एक थोड़े दिनों तक ही दूध पिलाती है, जब तक प्रकृति उसको 6 महीने 8 महीने दूध पिलाती है, और आदमी को फिर दूध कहाँ से मिलेगा? दूध के बिना आदमी दूध नहीं खाएगा तो प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें दूध में। दूध इज़ परफेक्ट फूड। सिवाय दूध के अंदर एक चीज़ की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट। वो चीनी मिला लेते हैं, हम शक्कर मिला लेते हैं दूध के अंदर। गाय को देवताओं की माता मान करके वेद में पूजा गया, और वही वेद की जो माता है गाय, वो आज तक पुराणों में फिर ये कर दिया कि गाय के शरीर में देवता दिखा दिए उन्होंने। वेद ने तो सिम्बॉलिकली कहा था कि सारी जो दैवी शक्तियां हैं, यानी सिविलाइजेशन, उसका आधार हमारे बैल और गाय हैं। लेकिन पुराणों ने सिंबल को कॉन्क्रीट बना दिया। उन्होंने गाय की आँख में चंद्रमा है, गाय की आँख में सूर्य है, गाय के जो थन हैं उनके अंदर लक्ष्मी है, वो समुद्र के अंदर लक्ष्मी विराजमान है। तो इस तरह उन्होंने सारा गाय का जो शरीर है उसके अंदर देवताओं को बता के, क्योंकि ज़्यादा श्रद्धा आ गई लोगों के अंदर, श्रद्धा के कारण से गाय जो है वो देवता खुद बन गई है। तो हमारे यहाँ तक कह दिया गया है ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गोग्रह मरणम एव च कुरुक्षेत्र सेवनम एतत् मोक्ष द्वारम। मोक्ष प्राप्त करने के 4 द्वार हैं। जो आदमी बॉन्डेज से बिल्कुल फ्री होना चाहता है, जो चाहता है कि कोई बंधन ज़िंदगी का ना रहे और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो उसके 4 दरवाजे बताए हैं। पहला बताया ब्रह्म ज्ञान। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, संसार से छूट जाता है। क्योंकि जीव जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अब तो मैं ब्रह्म हो गया। और ब्रह्म मीन्स, ब्रह्म का मतलब कोई देवता नहीं है, वो ब्रह्मा है जो वे देवता हैं। ब्रह्म का मतलब दी इन्फिनिट। अब मैं इन्फिनिट हो गया हूँ तो कोई मेरे ऊपर सीमा नहीं लग सकती, कोई बंधन मेरे ऊपर नहीं लग सकता। तो आदमी असीम बन जाता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होते। फिर दूसरा का, जिनका ब्रह्म ज्ञान ना प्राप्त हुआ हो, उनका गया में जाके, गया जो था राक्षस, उसका जब वध किया था तो उसने एक ही चीज़ मांगी थी कि अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, अपने पितरों का भोजन देने के लिए, अपने पितरों को किसी तरह से बंधनों से छुड़ाने के लिए, जो यहाँ आकर के पितरों का तर्पण करेगा उसको दोबारा श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज़ बताई ब्रह्म ज्ञान। दूसरी की इन्होंने गया श्राद्धम, और तीसरी की गो गृह मरणम। गाय के, जहाँ गाय रहती हैं, गायों की सेवा करते हुए मर जाए आदमी, क्योंकि गाय हमारी सारी सिविलाइजेशन का आधार मानी जाती रही है, इसलिए गाय। तो गाय की सेवा करते हुए, तो बैल को हमने सिंबल मान लिया धर्म का। जहाँ सिविलाइजेशन नहीं है वहाँ नैतिकता की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो सब जंगली आदमी हैं, उनमें कोई नैतिकता होती नहीं थी सारी, वो जानते नहीं थे मॉरल लॉ क्या होते हैं। तो मॉरल लॉ वहीं होगा जहाँ सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन वहाँ होगी जहाँ एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर के सिंबल को हमने धर्म का भी आधार मान लिया। तो गो सेवा को कहा कि गो गृह मरणम में जो सेवा करते हुए मर जाए वो भी संसार के सब बंधनों से छूट जाता है। गौओं की सेवा करते करते आदमी मर जाएगा तो वो इन्फिनिट हो जाएगा, फिर अनंत हो जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा।
और चौथा है कुरुक्षेत्र सेवनम। कुरुक्षेत्र में जो नियम है उनका पालन करे, कुरुक्षेत्र तीर्थ में, और कुरुक्षेत्र का सेवन करे। तो इसलिए गऊ का हमारे यहाँ बहुत महत्व, बड़ा सारी किताबें गऊ पर लिखी गई हैं। और इसीलिए कर दिया गया कि गाय का मारना जो है वो पाप है, क्योंकि गाय को मारोगे तो एग्रीकल्चर किससे होगी। जिन देशों में गाय ख़त्म हो गई है उन देशों के अंदर आज बड़ी दिक्कत यही है कि जो ओरिजिनल कैटल वेल्थ थी नहीं दे, तो करोड़ों का मांस बाहर से मंगवाते हैं, उनके यहाँ मांस रहा ही नहीं, और एग्रीकल्चर तो है ही नहीं उनके यहाँ। सारे जितने अरब देश हैं वो सिर्फ तेल पे चल रहे हैं। अब जिस अरब देश में ज़मीन में से तेल निकलना बंद हो जाएगा, वहाँ आदमी रोटी के लिए भी तरस जाएंगे, रोटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ कास्ट, ज़मीन को फर्टाइल बनाओ, और ज़मीन को फर्टाइल बनाने के गाय का गोबर, अब और किसी जानवर का गोबर जो है वो आदमी के काम नहीं आता। गाय का गोबर जो है उससे ईंधन नहीं बनाता आदमी, उसको कहते हैं कहीं उसको कंडे कहते हैं, कहीं उपले कहते हैं, कहीं गोछे कहते हैं उसको। लेकिन गाय का गोबर ही जलाओ तो अब दूसरों को किसी का जला कर देखो, कुत्ते या बिल्ली या किसी का जला कर देखो, गंध फैल जाएगी, और दुर्गंध इतनी फैलेगी कि आपको बैठा। और गाय के गोबर से हम ईंधन बना लेते हैं। पहले पेड़ नहीं काटते थे लोग, तो गाय के गोबर से ही खाना बनाते थे, और गृह अग्नि स्थापित करते थे। जब नया घर कोई बनाता था तो एक चूल्हा छोटा सा बना करके उसके अंदर वो गाय का जो गोबर का गोछा होता है, या जिसे कंडा कहते हैं, वो कंडा वहाँ दबा देते थे। वो कंडा दिन रात जलता रहता था, जब तक जलता रहता था जब तक आपका परिवार चले, पोते हों, पड़पोते हों, उनके पड़पोते हों। अगर किसी वजह से वो कंडा बुझ जाता था तो जिनके घर में वो गृह अग्नि स्थापित हुई वहीं से ला के घर जलाते थे, अपने घर में नहीं जला सकते थे। तो गाय के गोबर को बड़ा पवित्र माना जाता था। जब भी कोई शुभ कर्म होता था तो घर को गाय के गोबर से ही लीपा जाता था। गाय के गोबर को कीटाणु बिल्कुल मार देता है गाय का गोबर। हरे हरे गोबर अंगन लिपायो, गजमुतियन को चौक पुरायो। जब कोई पवित्र काम करना हो, चौक देवताओं को बुलाने का आह्वान करना हो, तो पहले घर को गाय का ताज़ा गोबर निकाल के लाओ, और ताज़ा गोबर निकाल करके उससे घर को लीपो। जो गाँवों के अंदर मजदूर रहते हैं आज, और जिनको प्रगतिवादी अपना आदमी मानते हैं कि मजदूर जो हैं वो तो हमारे हैं सारे के सारे, उनके घर में भी गाय के गोबर से ही आंगन लीपा जाता है। और वो अपने घर में भी गोए जला रहा है, उपले जला रहा है। तो या तो उससे मना करो तो प्रगतिवादी है, तो गाय का गोबर मत जलाने। गाय के गोबर के बिना गुजारा ही नहीं हो सकता उसका, अगर गाय का गोबर नहीं करेगा। और जितने पुराने मकान हैं, सेंट्रल PWD का जो शेड्यूल ऑफ रेट है, उसमें अंग्रेजी में शब्द नहीं है उसके लिए, मड फस्का एंड गुबरी लीपिंग। मड कीचड़, मट्टी को खूब मड लो, और फस्का माने जो होती है जिसको हम कहते हैं तूड़ी, यहाँ की भाषा में, जो बैल गाय खाती हैं। तो मिट्टी के अंदर वो तूड़ी मिलाओ, और तूड़ी मिलाकर पहले छत पर बिछाओ, और उसको गोबरी से लीप दो, तो नीचे का मकान ठंडा रहेगा। आप आज के प्रगतिवादी ज़माने में भी जब शेड्यूल ऑफ रेट उठा कर देखोगे सेंट्रल PWD का, तो जहाँ कच्चे मकान बनते हैं वहाँ कच्चे मकानों के ऊपर यही लीपा जाता है। तो गाय का गोबर हर जगह काम आता है, ईंधन भी बन जाता है उससे। घर को पवित्र करने के लिए भी गाय का गोबर लीपा जाता है, दीवारें भी गाय के गोबर से लीपी जाती हैं ताकि कीटाणु ना आए उनके अंदर। तो गाय का गुण जो है उसके वर्णन करते करते गाय पर बहुत साहित्य लिखा हुआ है। गाय का वध हमारे यहाँ बिल्कुल निषिद्ध। गाय को मारना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि गाय ही तो हमारी सारी आधार है प्रकृति का। अगर हमारे यहाँ भी गाय मरने लगी तो वही हालत हो जाएगी कि वहाँ कैटल वेल्थ ख़त्म हो गई तो बाहर से मीट मंगा के खा रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ गाय की संरक्षण करोगे तो खेती की संरक्षण होगी, खेती की संरक्षण करोगे तो सिविलाइजेशन यानी फैमिली की संरक्षण होगी। तो इसलिए गाय की संरक्षण को हमारे यहाँ
अब चूँकि मैंने कहा ना कि गाय के ऊपर इतना साहित्य लिखा हुआ है कि अगर हम सारा साहित्य बोलने लगें तो ग्रंथ के ग्रंथ उठा के बोलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए गाय की हमारे यहाँ बड़ी महिमा मान करके और गाय को एक टूटम बना दिया। टूटम माने पूज्य। जो हमारी सबसे ज़्यादा पूज्य एक चीज़ है वो गाय ही है, क्योंकि हमारी सारी सिविलाइजेशन का आधार, हमारे सारे जीवन का आधार, हमारे घर में ईंधन का आधार, हमें दूध देने का आधार, ये सारा गाय के पास है। तो इसलिए आर्यों का सिंबल गाय जो है, अगर उसको आप मिटा देंगे तो आर्य सभ्यता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गाय के चारों तरफ सिविलाइजेशन के और एग्रीकल्चर के चारों तरफ बनी हुई है। तो इसलिए जब हमारी संस्कृति को कोई मिटाना चाहता है तो पहले गाय का हमला करता है। और चूँकि गाय हमारा सबसे पवित्र चीज़ है तो समझता है कि इस पवित्र चीज़ को बर्बाद करो। इनके मंदिर भी तोड़े जाते हैं, देवता भी तोड़े जाते हैं, उसमें गाय भी आ जाती है। गाय खाली नहीं, हमारे मंदिरों पर भी आक्रमण करके देवताओं को तोड़ा। तो गाय को भी देवता मानते हैं हम, इसलिए उन्होंने गाय पर भी हमला किया। और मानस में तो क्लियर लिखा हुआ है, रावण ने एक दिन सब आदमियों को बुलाया, जेई विधि होए धर्म निर्मूला, करो आचरण वेद प्रतिकूला। इस भूमि से धर्म मिटा दो। भारत की भूमि में धर्म नहीं रहना चाहिए। तो सारे राक्षस कहने के क्या करें महाराज, धर्म तो बहुत विस्तृत है, इन्होंने बड़ा फैला रखा है। उन्होंने कहा ऐसा करो, वेद पढ़ा करो, लेकिन जो वेद में लिखा हो उसका उल्टा काम करो। और दूसरा काम क्या करो, इस वेद का प्रचार करने वाले ब्राह्मण हैं, वैदिक संस्कृति को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति बता करके और ये इसका प्रचार कर रहे हैं। और गौ उनकी सारी संस्कृति का आधार है। एग्रीकल्चर कल्चर ही ख़त्म हो जाएगी, और एग्रीकल्चर ख़त्म हो गई तो फिर आदमी हंटर पहले की तरह बन जाएगा। तो दो चीज़ें ख़त्म कर दो अगर धर्म मिटाना है तो। जय जय जिस देश धेनु दुज पाए, जिस देश में, जिस गांव में आपको ब्राह्मण वेद पढ़ाते हुए मिले और गौएं खूब सारी हों, तो इसका मतलब ज़रूर वहाँ एग्रीकल्चर खूब पनप रही होगी। और एग्रीकल्चर बहुत विस्तार से इनके यहाँ खूब अन्न पैदा हो रहा होगा, धन पैदा हो रहा होगा। तो यही जे देश अब नाश करना है हमारी संस्कृति का, तो कैसे करोगे? दो काम करो। जय जय देश धैनु दुज पावे, जहाँ जहाँ आपको गऊ और ब्राह्मण मिले, नगर गांव पुर आग लगावें, उस गांव को ही आग लगा दो जो ब्राह्मणों को रोटी दे रहा है और गऊओं को पाल रहा है, उस नगर को ही फूंक दो। और जब ये फूंक दोगे तो इनकी संस्कृति मिट जाएगी। तो गऊ हमारी संस्कृति का आधार चूँकि माना गया है शुरू से। अब चाहे संस्कृति कितनी प्रगति कर जाए, खेती में ट्रैक्टर चलने लगे, लेकिन आज भी गऊ का दूध जो है वो बड़ा शक्तिशाली माना जाता है और सबके दूध से। उसके अंदर जितने गुण हैं इतने किसी और के दूध में नहीं है। मेडिकल साइंस भी इस बात को कहती है आज भी। तो इसलिए गऊ हमारे यहाँ हमेशा से पूजनीय रही है, और जब तक गऊ पूजनीय रहेगी हमारा एग्रीकल्चर आधार दृढ़ रहेगा और फैमिली भी हमारी पक्की रहेंगी। जी, तो एक तरह से गुरुजी धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम सिविलाइज्ड होते चले गए तो गाय का स्वरूप भी और रिफाइंड और महत्वपूर्ण और स्पेसिफिक होता चला गया। तो हमारे पूरे सिविलाइजेशन की जो साथी रही है हमारी माँ के रूप में, वो गाय को कहा जा सकता है। हाँ, हमारी जननी पालने वाली गाय है, मानी जाती है। और जो पालन करती है उसको हम पूजनीय नहीं मानेंगे तो किसको पूजनीय मानेंगे?